बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। एक बार फिर ऐसा लगता है कि इंतखाबात खतरे में पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर पहले आपने एतजाज़ हसन साहब ने जो फरमाया वो सुना। प्राइम मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाए और बुलाकर सवाल किया जाए कि आखिर इंतखाबात के अंदर हो क्या रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरी आज के प्रोग्राम में जो टॉप स्टोरीज हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पंजाब के इंतखाबात की तारीख एक बार फिर तारीख पे तारीख में बदलने वाली है या मामलात थम जाएंगे। इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि ना तो फंड्स दिए गए हैं, सिक्योरिटी दी गई है, ऐसे में 14 मई में इंतखाबात कराना 14 मई की तारीख पर पॉसिबल नहीं रहा। सेकंड टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। टॉप स्टोरी हमारी दूसरी होगी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश तो हो रही है। कल मेरे प्रोग्राम में आपने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की ज़बानी काफ़ी सारी कहानी सुन तो ली होगी, लेकिन ये कहानी कहाँ तक पहुँचेगी, कोई मंतकी अंजाम होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ में हाँ और कुछ में ना सुनाई ज़रूर दे रही है। तीसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही रोज में इंतखाबात होने चाहिए हैं आइडियली। अभी भी एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी की है जिसके अंदर उन्होंने यही अपनी डिजायर का इजहार किया है कि मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होना बेहतर है। ये वो वाली बात है जो हुकूमत कह रही है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती रही है कि वो हुकूमत का आला कार बन गया है। ऐसे में क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये वाली स्टेटमेंट इसी तरीके से देखी जाएगी, आला कार के तौर पर या एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर? इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर है, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, वेरी सीजन्ड एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट हिमसेल्फ। बहुत शुक्रिया जैगम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। हैदर वहीद साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनदान भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फारूक हमीद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। एक तरफ हुकूमत जो है वो पंजाब के इंतखाबात, जब तक पंजाब असेंबली टूटी नहीं थी तब तक कहा करती थी आप असेंबलियां तोड़ के तो दिखाएं, हम फौरी तौर पर इंतखाबात कर देंगे। और अब ये है कि ना सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, ना पैसे दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इंतखाबात होंगे तो इकट्ठे होंगे। तो हमारे यहाँ ये लोग वाई डू पॉलिटिशियंस कॉल ब्लफ, यानी क्यों बार बार ऐसी बात करते हैं जो पूरी नहीं कर सकते? फारूक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके, दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारी जो सियासत में कि पॉलिटिशियन जो है वो बिल्कुल आपकी बात सही है, उन्होंने ब्लफ कॉल किया था, बड़ी अपनी क्लियर उनकी स्टेटमेंट्स थी, लेकिन स्टेटमेंट वो तमाम बैकआउट कर गए। जैसे वो असेंबली डिसॉल्व हुई तो आप देखें कि उनके नए नैरेटिव शुरू हो गए, एक दिन होने चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम डिसॉल्व नहीं होने देते, उस पर बड़ी वो हंगामा चलता रहा, लेकिन फाइनली जब वो कोर्ट बैठे उसके बाद वो डिसॉल्व हो गए, उसके बाद वो आ गई ये एक दिन के नैरेटिव के लिए, एक दिन सारे इलेक्शन होने चाहिए। तो देखें बात सारी ये है कि देयर इज टोटल लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। आप देख लें कि जो मुहाजरा ही हम बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट वो भी हम देख रहे हैं। और मैं हमेशा एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ, पिछले 15 दिन से आज भी मैं उस पर कायम हूँ कि मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। वैसे भी अगर 14 दिन आगे जो है ईद पे उनकी छुट्टियां पाकिस्तान में, आपको पता है वैसे 10-12 दिन ईद पे तो वैसे ही पूरा मुल्क बंद हो जाता है, सब लोग घरों को चले जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बंद हैं, तो उसमें क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारी करना। वैसे भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दे लुक हाफ हार्टेड, उनका वो इंटरेस्ट कमिटमेंट नजर नहीं आ रही 14 मई के हवाले से। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपना इंटरनल रिफ्ट पैदा हो गई है, अब मैं दोबारा कहूंगा जो पिलर्स ऑफ द स्टेट के दरमियान में महाजरा कन्फ्रंटेशन है। और अभी कल फिर जो मुलाकातें हुई हैं टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, और देखिए सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया गया है फंड्स के हवाले से। तो एक ओवरऑल एक मैं समझता हूँ बड़ी कैओटिक सिचुएशन है, इंतशार वाली सिचुएशन है पाकिस्तान में, और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है कि हम आने वाली जो नस्लें हैं, जो नई जनरेशन है, जो हमारे मुकाबले में ज्यादा पढ़ी लिखी थी जिस तरह, और ज्यादा उनको शऊर है, ज्यादा उनको अवेयरनेस है, वो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं।
रूल ऑफ लॉ के लिए फारूक साहब वो ये रोलेट देख किया रहे जा हैं रहा कि है। यहाँ किसी को भी इसमें तो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से मोम की नाक की तरह कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन आइन को मरोड़ दिया जाता है। राना मुबशिर साहब की तरफ भी मैं जाऊंगी। राना साहब, जिस शहर में आप बैठे हैं, जिस शहर में मैं बैठी हूँ, इस शहर में कोई खिचड़ी पक रही है। राना साहब, क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए खिचड़ी तो देखिए एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इट्स रिटन ऑन द वॉल, ठीक है, इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि देखें जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें 3-4 पॉइंट्स जो है वो रेज किए गए हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी। वो 3-4 पॉइंट्स क्या हैं? देखें, इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होने जाते हैं सबको पता है, ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, सबको पता है कि इंडिया कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के अंदर। सो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। तो वो वहाँ पे यहाँ पे कोई एडवेंचरिज्म करता है तो उसको वहाँ पे जनाब बड़ी वाह मिलती है, वहाँ पे उसकी बड़ी शाबाशी होती है इंडिया में। सो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इंटरनल थ्रेट्स जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उसके अंदर जो हॉस्टाइल आउटफिट्स हैं उन्होंने अपना जो लेट मी पुट इट दिस वे, आई विल बी वेरी चूजी अबाउट माई वर्ड्स, उसमें ये है कि उन्होंने फोकस जो है वो पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है। और वेस्टर्न बॉर्डर सबके सामने है, वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर जो इश्यूज हैं वो हमारे आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है। सो डिटेल में मैं नहीं जा सकूंगा, बट द पॉइंट इज कि जो 3-4 पॉइंट्स रेज किए गए हैं अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो यस देयर आर इश्यूज, देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज जिनको हैंडल करना, जिनको टेक केयर करना प्रायोरिटी है। We are at a position where these security concerns will forever remain for as long as we can foresee, unfortunately. ऐसी सूरत हाल में हम इंतखाबात को डिले करने ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने तो पहले कहा कि हुकूमत कराना ही नहीं चाहती है इलेक्शंस, लेकिन इन पॉइंट्स को, ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी जरा जहन में जरूर रखें। देखिए once the country, once the people of the country are in the mode of elections, इलेक्शन के मोड में चले जाते हैं तो उस वक्त कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है उसको प्रिवेंट करना या उसको उससे बचना थोड़ा सा एक टीडीएस जॉब होता है। और उसको मेरे ख्याल में जितने सिक्योरिटी के जो लोग समझते हैं सिक्योरिटी को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो तरीकाकार होता है वर्किंग को समझते हैं, वो ज़रूर समझेंगे कि वंस यू आर इन द मोड ऑफ इलेक्शंस उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट बन जाती है। इमरान खान साहब का देखें वोट बैंक जो है या इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो ऊपर है, वो अगर 2-3 महीने ऊपर नीचे अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं वो ग्राफ गिरने वाला नहीं है, वो गिरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो हुकूमत है जो बैठी हुई है इसने कोई ऐसी चीजें कोई नहीं की कि उनको 2-4 महीने बाद फिर कोई वोट पड़ना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है रान साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट नाउ। वो इम्पोर्टेंट है। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट नाउ। फिर मैं आकर ज़ैगम खान साहब और हैदर वहीद दोनों से भी बात करूंगी इसी हवाले से कि अगर 2-3 महीने डिले करने के बावजूद भी खान साहब के वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर 2-3 महीने अर्ली करने से पहले हुकूमत के वोट बैंक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर रुकावट किधर है? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ये दो चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं, पंजाब के अंदर इंतखाबात और ओवरऑल इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ज़ैगम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ रिपोर्ट्स जो आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की थी वो मैं आपके सामने रखूँगी। वो कहते हैं जी कि 14 मई को इंतखाबात जो है फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी की वजह से अब मुमकिन नहीं रहे हैं। पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 4,67,000 एहलकार दरकार थे। निगरां पंजाब हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 81,000 एहलकार फराहम कर रही है और 3,85,000 की कमी है। पाक फौज FC रेंजर्स के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा गया जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
और साथ ही बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। बर वक्त छपाई ना हुई तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद नहीं, साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। 8 अक्टूबर को इंतखाबात का इनेकाद ज़मीनी हकायक की रोशनी में किया गया। अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में एनार्की और अफरा तफरी फैलने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जैगम साहब, अपने कंधे से जिम्मेदारी उठाकर फेंक दी गई। कह दिया गया कि हम जो अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो एनार्की होगी और उस एनार्की के जिम्मेदार हम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन, डज इट साउंड लाइक अ पार्टी और डज इट साउंड लाइक इलेक्शन कमीशन? जैगम खान साहब। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है इलेक्शन कमीशन का। इस मामले से पहले तक इलेक्शन कमीशन बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बिहेव कर रहा था। मुझे मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन किस दबाव में है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि तमाम इदारे, आईन पाकिस्तान कहता है कि एग्जेक्टिव के तमाम इदारे यानी हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों से मुंसलिक तमाम अदारे, जिसमें सिक्योरिटी के अदारे भी शामिल हैं, फ़ौज भी शामिल है, फाइनेंस के अदारे भी शामिल हैं, उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन करवाने में मदद करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और जब उन्होंने मदद नहीं की तो इसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय जो उन्होंने एक ऑर्डर लिखा जिसमें मीटिंग के बाद मीटिंग का अहवाल था, उन्हें खुद जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बताना चाहिए था कि गवर्नमेंट्स अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब आप स्टेप इन करें। जो बहाने बनाए जा रहे हैं वो बहाने ही हैं। हमें मालूम है 20 अरब रुपए बहुत मामूली रकम होती है। पाकिस्तान के तमाम तर हालात के बावजूद 20 अरब रुपए की रकम इंतहाई मामूली रकम, इन हालात में भी मामूली रकम है और एक बहाना है। हमें मालूम है कि 2008, 2013, 2018 इन तीनों इलेक्शन के मुकाबले में इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात इंटरनली भी एक्सटर्नली भी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर हैं। और ये खुद मैं नहीं कह रहा, आप सिक्योरिटी के अदारों की रिपोर्ट्स पढ़कर देख लीजिए। वो बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी इदारे जो हर साल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन होती है पाकिस्तान की, उसकी रिपोर्ट्स जारी करते हैं। आप उन रिपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिए। राइट। पाकिस्तान में पिछले साल एक खतरा उभरा था तालिबान के वापस आने के बाद, और हमारे इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने और उसके साथ साथ हमारे केपी की पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है, बहुत मौसर तौर पर उसका कला कमा वो कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी की भी ऐसी सिचुएशन नहीं कि फौज मदद ना कर सके या इंतजामिया मदद ना कर सके। ये बहाने हैं इलेक्शन के 90 दिन की जो आईनी जिम्मेदारी है उससे फरार के। ठीक। लेकिन अगली बात अफसोसनाक ये है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मजीद खराब किया है, वो फिर हम अगले राउंड में बात कर सकते हैं। वो किस तरीके से किया, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगी। लेकिन हैदर साहब, इस पॉइंट पे आर्टिकल 220 किधर गया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एवरी इदारा, सारे एग्जीक्यूटिव को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंतखाबात कराने के अंदर विदाउट एनी क्वेश्चन सपोर्ट करना है, मदद देनी है। हुकूमत ने ना फंड्स दिए ना सिक्योरिटी दी, आर्टिकल 220 किधर गया? लेकिन बात तो इससे बहुत आगे निकल गई है। मावनत यहाँ तो बड़ा क्लियर है कि वो ओपनली अब डिफाई कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कहनी थी तो ये तो पहले भी जो वजूहात बताई गई थी जिनका तस्करा उस लेटर में था जिसको कलअदम करार दिया गया है, तो उसमें भी कोई डिटेल्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स तो थी नहीं। आज भी अगर वो ये कहते हैं कि एनार्की फैल जाएगी तो आई वुड लाइक टू सी कि उन्होंने क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स और क्या किस किस्म की रिपोर्ट्स को साइट किया है, क्या इवेंट्स हैं जिनको साइट किया है, उनकी क्या पेशन गोई है कि इतने महीनों तक उन्हें लग रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए, यानी 14 मई नहीं, यानी 8 अक्टूबर को ना हुए या उससे पहले हो गए तो अफरा तफरी है और एनार्की है। तो उसके हवाले से आप जो लेटर पढ़ रही हैं, आप जो डॉक्यूमेंट पढ़ रही हैं, उसमें कुछ वजाहत है कि आया कि ईसीपी ऐसा क्यों समझ रहा है कि एनार्की हो जाएगी और वो उसके जिम्मेदार नहीं होना चाहते। उनका तो जुमरा बड़ा महदूद सा है। अब वो तो उन्हें कह दिया गया है कि आप इलेक्शन का इनेकाद करें 14 मई को,
और इस चीज में तो पढ़ना उनका पर्व्यू है ही नहीं कि वो लेकिन क्या हालात हैं, क्या हैदर साहब, अगर कोई भी जमात ये कहे कि अगर इंतखाबात इससे पहले हुए तो हम इंश्योर करेंगे कि मुल्क में एनार्की हो, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस धमकी से डर के दुबक के ये कहना चाहिए नहीं जी मुझे तो खतरा है कि एनार्की होने वाली है इसलिए मैं इंतखाबात नहीं करा सकता? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एनार्की तो कोई भी फैला सकता है ना, फिर कोई सियासी जमात भी फैला सकती है, कोई बैंड आउटफिट भी फैला सकती है, पैसे का मसला भी हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये देखना है कि एनार्की फैलेगी या ये देखना है कि उसने इंतखाबात कब करवाने? नहीं, ये तो सारी बातें ही मतलब किसी भी वहम व गुमान से आगे हैं। आप जो बात कह रही हैं कि कोई पार्टी पाकिस्तान में एनार्की फैलाएगी, ये धमकी देगी कि हम एनार्की फैलाएंगे, ये कहाँ से ले रही है? कैसे कोई कह सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इदारा, कोई पार्टी ये इवन मजाक में कह सकती है या इवन धमकी देते हुए। आप मुझे बताएं, आप किसको कोट कर रही हैं? किसने कहा कि हम एनार्की? मैं आपको हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने रख रही हूँ। ये कह रहे हैं कि एनार्की फैल जाएगी। फॉर एग्जांपल, कल को कोई उठकर कह ही देता है कि हम एनार्की फैला देंगे, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा नहीं जी आई एम सॉरी, हम तो डर गए, हम नहीं करा सकते इंतखाबात। बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है जज करना कि एनआरकी होगी या नहीं होगी। उनको तो अहकामात जो है वो इलेक्शन के कंडक्ट के हवाले से जो है वो तो उन्होंने बैलेट पेपर छपवाने, अमले को वो करना है, पोलिंग बूथ्स में भेजना है, और ये है उनका काम। तो इसके आगे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर वो असेस कर रहे हैं बगैर, तो ये बात मुझे तो दैट्स आउट ऑफ देयर डोमेन। ठीक हो गया। कोई ये कह सकता है कि हम फैला देंगे, नामुमकिन बात नहीं। ओके, कहना ना कहना इज अ थिंग ऑफ ऑब्वियसली इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर कोई कह ही देता है तो फिर क्या होगा। लेकिन राणा साहब, आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे ब्रेक में कि सिक्योरिटी सूरत हाल काफी खराब है। आप कह रहे थे वी आर इन अ स्टेट ऑफ व्हाट राणा साहब? देखिए, बेसिकली अभी जो यहाँ पे मौजूदा हालात हैं, इस रीजन की बात कर लेता हूँ पहले मैं। मौजूदा हालात जो इस रीजन के हैं, जो नई इमर्जिंग पावर्स हैं, वो हर एक को सूट नहीं कर रही। देखें, इस रीजन में नई इमर्जिंग पावर्स है, चाइना है, इसमें जनाब ईरान है, इसमें जनाब रशिया है, और ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं, ये लोगों को, जो लोग यहाँ पे रीजन को यहाँ पे इमर्ज होते हुए, या जो पावर शिफ्ट हो रही है फ्रॉम यूरोप टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द एरिया, जहाँ पे इमर्ज हो रही है ये ममालिक, उनको सूट नहीं करते ये इमर्ज होता हुआ ये ममालिक। राणा साहब, इमर्जिंग इकोनॉमीज में उन पावर्स का पाकिस्तान वुड बी द लीस्ट ऑफ द कंसर्न, बिकॉज़ हम तो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। हम ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैं कोई प्ली नहीं ले रहा यहाँ पे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि इलेक्शन जनाब हुकूमत कराना चाहती है। नहीं, हुकूमत, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हुकूमत इलेक्शंस नहीं कराना चाहती, ठीक है जी। और उसमें बिल्कुल ऑब्वियस है, एंड इट्स रिटन ऑन द वॉल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ओनर्स शिफ्ट हो रहा है इस रीजन में, उसमें हम लोग मैटर करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग मैटर नहीं करते हैं, हम लोग मैटर करते हैं। हमारा एक पोरस बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, उसमें पोरस बॉर्डर है, उसमें इश्यूज है, उसमें सिचुएशंस हैं, और जितनी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं या हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना फोकस जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में रखा हुआ है, और उसका जो स्पिल ओवर है वो पाकिस्तान में आ सकता है। प्लीज़ इसको ऐसे मत लीजिएगा कि मैं कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे इलेक्शंस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा। इलेक्शंस यस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब का ग्राफ भी कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान साहब का ग्राफ अगर 2-4 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो इमरान खान साहब का ग्राफ कोई गिर नहीं जाएगा। तो आप कह रहे हैं इमरान खान साहब सब्र कर लेना, इंटैक्ट ही रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी इश्यूज के मुताबिक अगर ब्रीफिंग की जा रही है, चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी जा रही है, पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी जा रही है सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जा रही है, तो डेफिनेटली इट मींस अ लॉट। उस पर बहुत अहमियत है, उस अहमियत को बिल्कुल आप साइड लाइन नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। और ये जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान वो मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, वो कहाँ तक पहुँचेगी? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं वो किस हद तक पहुंचेंगी, और अगर इंतखाबात वाकई में जो नहीं होने फॉर श्योर 14 मई को, तो फिर उसके बाद अदालत क्या करेगी। लेकिन उससे पहले फारूक साहब, आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे राना साहब की गुफ्तगू का। राना साहब फरमा रहे हैं कि इट इज़ अ रियलिटी कि हम लोगों के बॉर्डर्स पोरस हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न साइड सिक्योरिटी सूरत हाल है कशीदा। अगर सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स इन कैमरा दी जा रही हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल को सामने रखा जा रहा है, तो इसके अंदर कोई शक शुबा करने वाली बात नहीं है। फारूक साहब, नहीं, मुझे दो चीजों पे मे भी उनकी वो और रेफर करना चाह रहे हैं, उनकी सेंस और है, लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स के साथ लिंक करना कि जी वो पाकिस्तान में अब वो हालात शिफ्ट हो रहे हैं, वो ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक और ये तमाम चीजें जियो पॉलिटिक्स। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे फिर आप पाकिस्तान के आइन से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ये इलेक्शन, ये तमाम चीजें निकाल के रखते हैं, बिकॉज ये हालात ऐसे ही रहेंगे अगले 50 साल तक। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने इस्तेमाल किया स्टेट ऑफ वॉर का लफ्ज। अगर ये कहें कि हाँ जी वॉर ऑन टेरर है, तो वो मैं मानने को तैयार हूँ कि इस वक्त वाकई में वो फिर दहशतगर्दी वाली जंग जो है उसका सामने दोबारा है। बट स्टेट ऑफ वॉर नॉर्मली कहा जाता है कि अगर एक ओवरऑल आपके मुल्क पे कोई एक्सटर्नल जारियत हुई है फ्रॉम दैट कैंडिडेट से, इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला कर दे तो चले वो स्टेट ऑफ वॉर है। और स्टेट ऑफ वॉर अगर होती है तो ऐसी सूरत हाल हो तो फिर जारी बात है स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और बहुत कुछ मुल्क में जो है वो सस्पेंड हो जाता है, कंट्री एक मुख्तलिफ मोड में चली जाती है। हम तो देख रहे हैं माशाल्लाह टीवी के ऊपर हमारे पार्लियामेंट में कैसे इफ्तार डिनर हो रहे हैं, खाने शाने चल रहे हैं, बिजनेस एज यूजुअल। तो वो स्टेट ऑफ वॉर वाली कैफियत पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमने माजी में देखा है दो बड़े बड़े सानिया हुए हैं। हमारे 1988 अगस्त में जो भावलपुर एयर क्रैश हुआ था, ज़ियाउल हक एट ऑफ द जनरल्स डाइड एंड द अमेरिकन एम्बेसडर। 3 महीने बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो गए थे, अगर आपको याद है। रिटर्न टू डेमोक्रेसी, बेनजीर की शहादत हुई 27 दिसंबर 2007 को। 2 महीने के बाद जनाब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो गए और 2008 और 12 के दरमियान 350 ड्रोन अटैक जरबे। लेकिन फारूक साहब, इस बात पर तो कंसेंसस है मेरे पैनल के अंदर भी कि इंतखाबात होने चाहिए टाइम के ऊपर, इसके ऊपर तो कोई अपोज नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए मैं कुछ नहीं कहता हूं, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में बात कर दूं। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। नंबर 1 है द चीफ जस्टिस एंड द बेंच दे गिवन, ओके ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज करें कि जनाब यहाँ तो सब खड़े हो गए, अपना इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं है, तो उनके पास तो कोई ऐसी और पावर नहीं है, तो बस ठीक है जी, ओके जो होता होए। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं, दे यूज द फोर्स एंड दे से कि वी विल एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिन लोगों ने वायलेट किया वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और थर्ड ऑप्शन क्या है, मिडिल ऑप्शन, कि वो क्या अच्छा जी ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, पॉलिटिकल डायलॉग जो चल रहा है। हमें आपके बता दें, अगर आप एक दिन इलेक्शन वाले मोड में साथ एग्री कर जाते हैं जून में जुलाई में, तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन है जो आपको कल नजर आएंगे। और उस कंसेंसस के अंदर ऑब्वियसली फिर वो कोशिशें जो जारी हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वो काम आएंगी। बट आई विल टेक द लीगल पॉइंट लेटर टू हैदर वहीद। बट राना साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, क्विकली प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा। जी, मैं एक रिस्पॉन्स करना चाह रहा था ब्रिगेडियर साहब की बात पे। देखें ब्रिगेडियर साहब, आप भी समझते हैं, थोड़ा सा मुझे भी ABC आती है डिफेंस की, लेकिन आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब स्टेट ऑफ वॉर की बात करते हैं तो स्टेट वॉर के जो डायनामिक्स हैं वो दुनिया में चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे जहाज़ों से, तोपों से, यहाँ पे टैंकों से तो लड़ाइयाँ होती नहीं हैं। यहाँ पे तो प्रॉक्सी वॉर्स भी होती हैं, यहाँ पे सब हर किस्म की इकोनॉमिक वॉर्स भी होती हैं। यू नो बेटर देन मी। बट देन अगेन स्टेट ऑफ वॉर हम जिस तरीके से इस वक्त चल रहे हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। आई रिपीट दैट थिंग। सेकेंडली, आपने कहा ब्रिगेडियर साहब पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें डिबेट हो सकती है। हम बड़े अरसे से करते रहे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें लोगों को इतराज़ात हैं, क्योंकि आप लोकल बॉडी सिस्टम को इम्पावर कर दें। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो है उनको रखे पढ़ने लिखने पे अच्छे तरीके से, वो अपने ऐसे तरीके से अपर हाउस, लोअर हाउस या असेंबलीज चलाएं जहाँ पे अच्छे कवानीन बन सके, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों। बाकी ये नालियाँ ठीक कराना, गटर ठीक करवाना, नालियाँ ठीक नहीं कराएंगे, गटर ठीक नहीं कराएंगे राना साहब, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप उनकी दुकान को बंद करना चाह रहे हैं लोकल राना साहब? नहीं पॉसिबल, ये लोकल बॉडीज की तरफ कोई नहीं लेकर जाता। नहीं, थाने कचहरी की पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर आपने मुल्क के लिए बेहतरी करनी है तो थाने कचहरी की सियासत से बाहर निकलें। चलें, थाने कचहरी की बात कर रहे हैं, जरा सुप्रीम कोर्ट तक भी आते हैं। हैदर, इस टाइम पर देयर इज अ बिग इफ
अगर इंतखाबात नहीं होते, जो कि अब इट सीम्स लाइक वेरी ऑब्वियस कि नहीं होने 14 मई को इंतखाबात, स्पेशली इस रिपोर्ट के बाद ईसीपी के, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या ईसीपी कंटेम्प्ट का मुर्तकब होगा? क्या हुकूमत कंटेम्प्ट का मुर्तकब होगी? और अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सुनिए ये अजीब सी एनार्की वाली वाकई में सिचुएशन क्रिएट होते हुए नजर आ रही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अंडर द गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट होते हुए नजर आ रही है. हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट? आपकी आवाज गालिबन आपने म्यूट किया हुआ अपना माइक. देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने इस केस में भी और इससे पहले भी अपने रवैये से दिखाया है कि वो कंटेम्प्ट और इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. वो इंटरेस्टेड अपने हुक्म की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में अगर कंटेम्प्ट लगानी पड़ी तो प्रॉब्ली लगाएंगे. लेकिन ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना चाहते हैं. उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि कौन उनके ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन उनको अच्छा बुरा कह रहा है, कौन उनकी तस्वीरें इधर लगा रहा है उधर लगा रहा है. वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है. तो अब सवाल ये उठेगा कि कंटेम्प्ट की तरफ कब जाना पड़ेगा. देखिए, पहला मरहला तो होता है ब्यूरोक्रेट्स जिनको अपना करियर प्यारा होता है, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली मुंसलिक नहीं होते किसी हुकूमत वक्त के साथ, खासकर ऐसी हुकूमत जो इलेक्शंस वैसे ही फेस कर रही हो, आखिरी साल में हो वगैरह. तो अब इनको जब अपनी जॉब्स की पड़ेगी, ARCs की पड़ेगी, निकाले जाने का डर पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इनके रवैये में कोई तब्दीली. अभी तक तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है नरमी का मुजाहरा किया इस हवाले से. और ये ईसीपी आई थिंक जो है वो भी देखे ना कि पहले एक चीज इस तरह नहीं बात कर रही थी और अब एकदम से इस तरह बात भी कर रही है. तो उनसे ये भी वो प्रॉब्लम पूछेंगे कि अब ये व्हाट चेंज योर माइंड. अभी तक तो आप ये बात नहीं इस तरह लेके आए थे कि एनआरकी हो जाएगी. तो आप बताएं कि पहली बात तो ये कि इज इट ओपन टू यू, जब हम पहले होल्ड कर चुके हैं कि आप तो डेट आगे ही नहीं कर सकते थे. तो ये चीज कंसिडर करना ना करना, एनआरकी होगी नहीं होगी, ये तो आपका जुमरा है ही नहीं. और अगर जुमरा मैं 1 मिनट के लिए मान लूं है भी, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप बताएं कि एनआरकी आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हो जाएगी, और आप किस तरह से कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर तक एनआरकी उसके बाद फिर नहीं होगी. तो ये सारे, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ले आता है कि ये हमारे पास एविडेंस है, इन वजूहात की बेसिस पे हम कह रहे हैं कि एनआरकी होगी, अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो गए, तो आपको लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ धीमा होगा? रवैया धीमा हो सकता है, बट वो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं कि ये परव्यू ईसीपी का है ही नहीं. सही. वो खुद से जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन जहां से भी है, अगर वो खुद देख के अपने ही फैसले को रिव्यू करना चाहें तो वो उनकी सवाबदीद है. लेकिन ईसीपी तो वो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं कि उनका तो कोई लेना देना नहीं है इस फैसले से. ठीक हो गया. नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर तक जा सकती है बात. मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्रेसिडेंट PML नून की जो है प्रेसिडेंसी देना चाहेंगे इस वक्त, 5 साल के लिए नाअहल होना चाहेंगे. मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो ये कुर्बानी देंगे. मिनिस्टर्स आराम, ये सब तो 10-10 दफा जो है वो डिस्क्वालीफाई होने को तैयार हो जाएंगे. इनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील. फिर ये सवाल पैदा होता है ज़ैगम खान साहब, फिर फारूक साहब जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ज़ैगम साहब, फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब भी अपनी सदारत नहीं देना चाहेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इंतखाबात भी नहीं कराना चाहेंगे, फिर एक तरीका रहता है और वो तरीका है PTI और हुकूमत का मिलकर बैठकर बात करने का. अब इसके अंदर हम लोगों को हुकूमत के बहुत सारे सेगमेंट्स की तरफ से हॉकिश बिहेवियर नजर आ रहा है, जो कि किसी ज़माने में डब हुआ करते थे. नाउ दे आर क्लियरली हॉकिश कि नहीं करनी चाहिए बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से. PMLN और JUI दोनों की तरफ से ये सदाएं बुलंद हो रही हैं. ऐसी सूरत हाल में ज़ैगम साहब, तरीका तो फिर यही है ना कि म्यूचुअल कंसेंसस के साथ या तो डिले हो जाए इंतखाबात, वो कुछ आगे जाए, कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी हो. वो वाला स्टेप जो है आप कितना आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अनीका साहिबा, गवर्नमेंट का तबर्रा मैंने भी पढ़ दिया और साथ ब्रिगेडियर साहब ने भी कम से कम पढ़ दिया, हैदर साहब ने भी पढ़ दिया. जो दूसरी साइड है वो भी इतनी ही ट्रेजिक है. इतना ही बड़ा बहरान सुप्रीम कोर्ट के अपने घर में भी पल रहा है. आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने हड़ताल की हुई है चीफ जस्टिस के खिलाफ, जनाब चीफ जस्टिस और उनके पसंदीदा बेंचों के खिलाफ. आपको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 हिस्सों में तकसीम है. इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, 2 सुप्रीम कोर्ट हैं. हम कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कह दिया था, हाई कोर्ट में रिव्यू भी चल रहा था. उसके बाद किस खाते में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उचक लिया?
ये मैं सवाल नहीं कर रहा, ये आधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सवाल कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब, आप किस तरह से हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब के आप जो है वो हक छीन सकते हैं और उसके केस उचक सकते हैं जब चाहें, जिस चीज को चाहें आप 184(3) बना दें? कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा असूल है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इतना मुतनाज़ा बना दिया और वहां पे नहीं मामला रुका। देखिए, हदूद अगर गवर्नमेंट की है तो हदूद सुप्रीम कोर्ट की भी है। किस तरीके से एक ऐसा कानून जो अभी बना नहीं है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उसमें किधर से सुप्रीम कोर्ट घुस सकती है? ठीक है, लेकिन क्विकली जैगम साहब, कितने आसार हैं पीटीआई और गवर्नमेंट के बीच में कुछ दोस्ती होने के? का हक है जैगम साहब, वेरी क्विकली। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, ये इतना बड़ा बहरान, जी ये ऐसा बहरान है जो पीटीआई को भी शामिल होना होगा, पीडीएम को भी शामिल होगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल होना होगा, बेहतर होगा जुडिशरी भी शामिल हो। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बहरान है। ठीक हो गया जैगम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। तीनों पिलर आ चुके हैं। हैदर वहीद साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, राना मुबशिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। एक बात वाज़ेह है कि अगर मिलकर नहीं बैठते तो फिर कहीं और से हल आएगा और कहीं और से हल पसंद नहीं होगा। ये बात तो तय है कि सियासतदान आज भी चाहें तो इस सारे मामले को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना चाहें तो इस कदर बहरान के अंदर पाकिस्तान को फंसा सकते हैं कि फिर निकलना मुश्किल हो जाए। अनीका निसार को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो आने वाले वक्तों में बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।